तो अब हम पढ़ेंगे दम घुटना यानी अवरुद्ध यानी चोकिंग। तो चोकिंग की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना दम घुटना अवरुद्ध या चोकिंग भी कहा जाता है। जब कोई फॉरेन बॉडी वायुमार्ग में अवरुद्ध हो जाती है जिससे पीड़ित बोलने, खांसने या सांस लेने में असमर्थ हो जाता है तो इसे ही चोकिंग कहा जाता है। यानी वायुमार्ग अवरुद्ध हो जाए, रुकावट हो जाए तो उससे पीड़ित व्यक्ति के लिए क्या होता है, बोलने में दिक्कत हो जाती है, खांसने में और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो उसी को हम चोकिंग कहते हैं। अब देखिएगा इसके लक्षण क्या क्या हैं वो आपको ध्यान रखना है। बोलने या रोने में असमर्थता, ठीक है, कम या बिल्कुल हवा का आदान प्रदान नहीं होना, और वहीं आपको ध्यान रखना है कमज़ोर अप्रभावी खांसी या बिल्कुल खांसी नहीं होना, ये इसकी पहचान होती है। सांस लेते समय तीखी आवाज़ या बिल्कुल आवाज़ नहीं आना, और वहीं सांस लेने में कठिनाई होना, शरीर का नीला हो जाना। तो आपको क्या ध्यान रखना है, बोलने में असमर्थता होना, कम या बिल्कुल हवा का आदान प्रदान ना होना, कमज़ोर या अप्रभावी खांसी या बिल्कुल खांसी का ना होना, सांस लेते समय तीखी आवाज़ या बिल्कुल आवाज़ नहीं होना, सांस लेने में कठिनाई और शरीर का नीला होना। ये सब किसके लक्षण हैं, दम घुटने यानी अवरुद्ध यानी चोकिंग के लक्षण हैं। इसी तरह से देखिएगा हम बात करेंगे आपके चोकिंग इन अडल्ट। आपको क्या ध्यान रखना है, कोई भी व्यक्ति जब अडल्ट हो तो उसमें चोकिंग के लिए क्या करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है एब्डोमिनल थ्रस्ट, यानी हम क्या चेक करेंगे, एब्डोमिनल थ्रस्ट यानी आपको ध्यान रखना है हेमलिक मैनोवर, ठीक है। तो इसको आप चेक करेंगे तो इसकी पहचान यही है, ये जो बना है, ठीक है, तो ये इसकी पहचान है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे पीड़ित व्यक्ति के पीछे खड़े हो जाएं। सबसे पहले क्या करें, कोई भी पीड़ित व्यक्ति है तो इस तरह से पीछे खड़े हो जाएं उसके, और वहीं पीड़ित व्यक्ति के पीछे खड़े हो जाएं, उनकी पसलियों के नीचे उनकी कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेटें, ठीक है। इस तरह से आप क्या करें, किसी व्यक्ति के पीछे खड़े हो गए हैं और अपनी बाहें, ठीक है, उस व्यक्ति के चारों ओर लपेटेंगे और अपनी मुट्ठी के अंगूठे वाले हिस्से को पीड़ित के पेट के खिलाफ रखेंगे। मतलब आपको क्या करना है, अपने अंगूठे जो हैं वो उसके, ठीक है, बोल सकते हैं एक तरह का दबाएंगे उससे, और मध्य रेखा में नाभि से थोड़ा ऊपर और छाती की हड्डी के नीचे अच्छी तरह से, और वहीं दूसरे हाथ से पहली मुट्ठी को पकड़ें जैसे कि इन्होंने पकड़ रखा है। आपको कैसे देखना है, ठीक है, जैसे ये जो है आपने क्या करा है, एक मुट्ठी से क्या करा है, आपने अपना हाथ जो है उसके पीठ पर रख रखा है, मतलब पेट पर रख रखा है, और दूसरे पे आपने पकड़ रखी है मुट्ठी बना के, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है दूसरे हाथ से पहली मुट्ठी को पकड़ें और व्यक्ति के पेट में ज़ोर से दबाएं, उनकी छाती की ओर ऊपर की ओर दबाएं, ठीक है, और फिर इस तरह से आपको दबाना है। चोकिंग रिलीफ फॉर प्रेग्नेंट, अगर कोई प्रेग्नेंट हो या, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, परफॉर्म चेस्ट थ्रस्ट, तो उसमें हमें चेस्ट थ्रस्ट देना ज़रूरी है। जैसे कि आपको ध्यान रखना है चोकिंग इन इन्फेंट, तो ये कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसमें चोकिंग दे रहे हैं, और कोई बच्चा हो तो बच्चे में देखो क्या करेंगे, कोई नवजात शिशु हो तो उसमें चोकिंग के लिए कैसे क्या करेंगे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे कि बच्चे को दम घुटने पर अगर बच्चा होश में हो तो 5 बार पीठ पर थपथपाएं और 5 बार छाती पर दबाएं। आपको क्या ध्यान रखना है, 5 बार आप पीठ पर थपथपाएंगे, 5 बार छाती को दबाएंगे, ठीक है। ये तब तक जारी रखें जब तक कि बच्चा बेहोश ना हो जाए या शिशु को अपनी गोद में लें, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, पोजीशन यही ध्यान रखनी है, और वहीं आपको ध्यान रखना है शिशु को मुंह के बल नीचे की ओर रखें और सिर को छाती से नीचे रखें, अपनी अग्रबाहों को जांघ पर रखें, शिशु के सिर और गर्दन को अपने हाथ से सहारा दें, सुनिश्चित करें कि उनके गले पर दबाव ना पड़े, और अपने खाली हाथ की एड़ी का उपयोग करके शिशु के कंधों के बीच में 5 पीठ थप्पड़ मारें, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर बात करेंगे हम चेस्ट थ्रस्ट की, तो चेस्ट थ्रस्ट में आपको ध्यान रखना है दोनों हाथों और बाहों का उपयोग करके शिशु को चेहरे के बल पलट दें,
दोनों हाथों और बाहों का उपयोग करके शिशु को चेहरे के बल पलट दें, जैसे कि इन्होंने पलट रखा है, ठीक है। और पलट दें ताकि वह अब आपकी दूसरी बाह पर आराम से लिटा दें, ठीक है। और वहीं यह हाथ अब आपकी जांघ पर टिका होना चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब जैसे कि बच्चे गिरे रहे बिना। और वहीं आपको ध्यान रखना है, यह सुनिश्चित करें कि शिशु का सिर उसकी छाती से नीचे हो, मतलब इस तरह से, इस पोजीशन में। और वहीं आपको ध्यान रखना है, अपने खाली हाथ की उंगलियों का उपयोग करते हुए छाती की हड्डी के निचले हाथ हिस्से पर ऊपर से नीचे की ओर 5 तीव्र धक्के दें। और यदि रुकावट दूर नहीं होती है तो शिशु को चेहरे के बल आपके दूसरे अग्रभाग पर पलट दें, ठीक है। और प्रक्रिया को दोहराएं, मतलब इसी प्रक्रिया को बार बार आपको दोहराते रहना है। तो ये पोजीशन अगर आप देखेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना था, आपको, ठीक है, उसको पेट के बल अपने एक हाथ हथेली से पकड़ना था और दूसरा हथेली से थपथपाना था और नीचे छाती को 5 बार दबाना था, ठीक है। और वहीं आपको फिर इसके बाद इसको पलट लेना था अपने घुटनों के ऊपर और उसकी छाती नीचे और जो पैर हैं वो ऊपर कर लेने थे दूसरे हाथ से पकड़ के, ठीक है। और अब, ठीक है, इस पोजीशन में आपको रखना है। और वहीं आपको ध्यान रखना है, अब घाव की अगर बात करें तो घाव देखो क्या होता है। तो घाव की अगर बात करें तो घाव में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, अगर बात करेंगे हम घाव की, तो घाव में आपको ध्यान रखना है, घाव जिसका अंग्रेजी में वाउंड कहा जाता है। घाव यानी शरीर पर चोट जैसे हिंसा, दुर्घटना, सर्जरी से जिससे शरीर की झिल्ली जैसे त्वचा का फट जाना, ठीक है, फटना या टूट गई हो जिसके कारण शरीर के अंदर वाले ऊतकों को नुकसान होता हो, ठीक है, उसे घाव कहते हैं। और देखिएगा जैसे कि कुछ घाव के आपके पास आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी, ये क्या है, घाव है एक तरह का। घाव मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक घाव जिसे हम भीतरी घाव के नाम से भी जान सकते हैं, यानी इंटरनल वाउंड्स। ऐसे घाव जो शरीर के भीतर होते हैं, जो बाहर से सामान्यतः दिखाई नहीं देते, उन्हें आंतरिक घाव बोलते हैं। जैसे सिर की चोट से मस्तिष्क, पसलियों की चोट से फेफड़े या हृदय या रीढ़ की हड्डी की चोट से सुषुम्ना, ठीक है, सुषुम्ना नाड़ियों घायल होना, पेट पर चोट से गुर्दे, ठीक है, और आपको ध्यान रखना यानी गुर्दे यानी किडनी, अमाशय या आंतों का घायल होना, मतलब आसार शरीर के अंदर अगर कहीं पर घाव है तो उसे आंतरिक घाव कहेंगे, यह आपको ध्यान रखना है। यदि इनसे भीतर रक्त बहता रहे तो स्थिति गंभीर हो सकती है, अतः ऐसी आपातकालीन परिस्थितियों में तुरंत अस्पताल ले जाएं। और वहीं आपको ध्यान रखना है, बाह्य घाव को क्या कहते हैं, ऐसे घाव जो मांसपेशियों, त्वचा के घायल होने से होते हैं और बाहर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं, कटे घाव हो सकते हैं। कटे घाव की बात करें, घाव धारदार वस्तु जैसे चाकू, ब्लेड आदि के लगने से सीधी रेखा की तरह ऊपरी गहरे हो जाते हैं, ठीक है। ये कौन से होते हैं, आपके बाहरी घाव होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जैसे कि ये है। और चिथड़े घाव की अगर बात करें तो चिथड़े घाव में देखिएगा आपको क्या ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं लैसरेटेड और जिगजैग वाउंड, ठीक है। इन घाव को किनारे के टेढ़े मेढ़े तथा अस्पष्ट होते हैं। ये टूटे कांच, मशीनरी या बम विस्फोट से या जानवर के काटने से ऐसे घाव हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। रगड़ या खरोच की बात करें, त्वचा के ऊपरी भाग का घाव सड़क या असमतल स्थान से रगड़ खाने से ये घाव बन जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ देखिएगा आपको क्या ध्यान रखना है, इसी के साथ साथ आपको और क्या चीज़ ध्यान रखनी है, तो आपको ध्यान रखना है, देखिएगा अन्य में आपको ध्यान रखना है कुचले घाव जैसे हम, ठीक है, कंस्ट्यूज्ड घाव वाउंड कहते हैं। किसी भारी वस्तु जैसे हथौड़े या मशीन की त्वचा पर गिरने से ये घाव बनते हैं। इनमें रक्त बहुत कम बहता है तथा त्वचा का रंग काला या नीला हो जाता है। छिरे घाव की बात करें तो सीधे शरीर में नुकीली वस्तुओं से जैसे सुई, कील, सरिया के द्वारा छेद हो जाने से रक्त स्राव अधिक हो सकता है, यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए, जैसे कि अगर बात करें गोली के घाव, तो गोली के घाव, ये घाव बंदूक की गोली लगने से होते हैं और जिस तरफ से गोली शरीर के अंदर आती है छोटा छेद बनाती है, जिस तरह से गोली बाहर निकलती है चिथड़े व घाव बनाती है। रक्तस्राव की स्थिति गंभीर हो सकती है तथा कोमल अंगों पर ऐसे घाव मृत्यु का कारण बन सकते हैं।
अब बात करेंगे घाव द्वारा उत्पन्न होने वाली स्थितियाँ। तो कौन कौन सी स्थितियाँ परिस्थितियाँ हो सकती हैं, तो आपको ध्यान रखना है कम या अधिक रक्तस्राव देखा जा सकता है, संक्रमण हो सकता है व्यक्ति में, या फिर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मतलब खून की कमी हो सकती है एक तरह का, इसका मतलब ये है। पीड़ा हो सकती है, सूजन स्वेलिंग हो सकती है, वहाँ पर आघात यानी शॉक सदमा भी लग सकता है व्यक्ति को। घाव बढ़ने के प्रकार देखो होते हैं। प्राथमिक घाव बढ़ना, तो प्राथमिक अगर घाव को आपको भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्राथमिक घाव भरने या प्राथमिक आशय घाव भरने से तात्पर्य उस स्थिति से है जब डॉक्टर स्टेपल, टाँके, गोंद या घाव बंद करने की अन्य प्रक्रियाओं का उपयोग करके घाव को बंद करते हैं, उसे प्राथमिक घाव भरना कहते हैं। द्वितीयक घाव भरने में हम देखो क्या करते हैं, द्वितीयक घाव भरना या द्वितीयक इरादा घाव भरना तब होता है जब एक घाव जिसे सिला नहीं जा सकता और बड़ी मात्रा में ऊतक की हानि का कारण बनता है, उसमें हम द्वितीयक घाव का उपचार करते हैं। डॉक्टर इन मामलों में घाव को प्राकृतिक रूप से ठीक होने के लिए छोड़ देते हैं। वहीं बात करें तृतीयक घाव की, अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना टर्शरी घाव में यह विलंबित प्राथमिक बंद करने से होने वाला उपचार तब होता है जब घाव भरने की प्रक्रिया में विलंब करने की आवश्यकता होती है। तो यह तब जरूरी हो सकता है जब डॉक्टर को डर हो कि घाव को बंद करने से उसमें संक्रामक कीटाणु फंस सकते हैं। इन मामलों में वे घाव को सूखने दे सकते हैं। घाव भरने के कारण भी होते हैं। सभी घाव अलग अलग उपचार प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, जिनमें प्रारंभिक घाव प्रतिक्रिया से लेकर नई त्वचा बनने के बाद के चरण शामिल हो सकते हैं। साधारण घाव जैसे कि व्यापक ऊतक क्षति या संक्रमण के बिना ठीक होने में लगभग 4 से 6 सप्ताह लग सकते हैं। हेमोस्टेसिस की अगर बात करें, चरण तब होता है जब चोट लगती है और यह शरीर की पहली प्रतिक्रिया होती है। हेमोस्टेसिस घाव के कारण रक्त और अन्य तरल पदार्थ शरीर से बाहर निकलने लगते हैं। रक्त शरीर के रक्त के इस प्रभाव को रोकने की कोशिश करके प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। आपको सूजन का चरण अगर आपने मतलब आपको ध्यान रखना है, तो सूजन के चरण के दौरान क्षेत्र की सफाई और उपचार शुरू होता है। आमतौर पर उस क्षेत्र में कुछ सूजन होती है क्योंकि प्रतिरक्षा कोशिकाएं क्षतिग्रस्त ऊतक की ओर बढ़ती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं घाव को साफ करने के लिए उस क्षेत्र में प्रवेश करती हैं और किसी भी अपशिष्ट को उस स्थान से दूर और शरीर से बाहर ले जाती हैं, ठीक है। तो जो WBC होते हैं वो एक तरह का वहाँ पर इकट्ठा करके वहाँ पर सूजन, ठीक है, लाने का कार्य करती हैं। प्रोलिफरेटिव चरण की अगर बात करें तो घाव बढ़ने का प्रोलिफरेटिव चरण तब होता है जब घाव स्थिर होता है। इस चरण के दौरान शरीर का ध्यान घाव को बंद करने, नए ऊतक बनाने और क्षेत्र में किसी भी क्षतिग्रस्त रक्त वाहिकाओं की मरम्मत करने पर होती है। किसमें? प्रोलिफरेटिव चरण, ठीक है। ये 4 विभिन्न प्रकार के दौरान होता है। आपको ध्यान रखना, उपकलाकरण या क्षतिग्रस्त त्वचा की विभिन्न परतों में नए त्वचा ऊतक बनाने की प्रक्रिया है। एंजियोजेनोसिस यह घाव भरने वाले क्षेत्र में नई रक्त वाहिकाओं का निर्माण है। कोलेजन निर्माण में आपको ध्यान रखना है, यह घाव के ऊतकों में शक्ति का निर्माण करता है। संकुचन एक घाव के आकार और क्षेत्र का कम होना और अंततः बंद होना होता है। रिमॉडलिंग चरण में आपको ध्यान रखना है, इस चरण के दौरान आंतरिक घाव लगभग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इस प्रक्रिया में उस क्षेत्र में अस्थायी ऊतक की जगह मजबूत त्वचा का निर्माण किया जाता है। कटे या आपको ध्यान रखना, कट और घाव का प्राथमिक उपचार कैसे करना चाहिए? हाथ धोएं, रक्तस्राव को रोकें, कट या घाव को साफ करें, कीटाणु रहित करें और घाव पर पट्टी बांधें। किसी चिकित्सक या अस्पताल को दिखाएं और हाइपोवोलेमिक शॉक के लक्षणों पर नज़र रखें। अब देखिए बात करते हैं जो आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इस वाले मतलब घाव चैप्टर से रिलेटेड। तो आपको क्या ध्यान रखना है, दम घुटने के लक्षण क्या होते हैं? तो बोलने में कठिनाई होना, ठीक है, हो सकता है, और खांसी की तीव्र आवाज़ बिल्कुल भी नहीं, शरीर का नीला हो जाना ये हो सकता है। तो और खांसी की तीव्र आवाज़ का मतलब तीक्ष्ण अगर आवाज़ हो रही तो हम कह सकते हैं, तो इसमें आपके सभी लगा सकते हैं आप, क्योंकि ए और सी जो है 100% सही है। खांसी की तीव्र मतलब एक तरह का आवाज़ का भारी हो जाना, ठीक है, ये हो सकता है। तो बात करते हैं जब किसी व्यक्ति का दम घुटने पर उसे क्या किया जाता है? सिर को झटका देना, ठीक है, नहीं, और आपको ध्यान रखना है हेमलिच मैनूवर करना, हाँ, ये एब्डोमिनल थ्रस्ट करना उसके लिए आवश्यक हो जाता है। तो वहीं बात करेंगे आपके, ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न में आपको ध्यान रखना है हेमलिच मैनूवर के
दौरान व्यक्ति को किस स्थिति में खड़ा करना चाहिए? सीधा खड़ा कर दें व्यक्ति को, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं आपको ध्यान रखना है पीछे से खड़ा होना, ठीक है, के दौरान व्यक्ति को किस स्थिति में उसके पीछे एक व्यक्ति खड़ा होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। गर्भवती महिला या मोटे व्यक्ति के लिए चोकिंग से राहत कैसे दी जाती है? तो ये आपको ध्यान रखना है। गर्भवती महिला या किसी मोटे व्यक्ति के लिए आपको, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है चेस्ट थ्रस्ट से हम उसे क्या करते हैं, ठीक है, आराम दिलाते हैं, आपको ध्यान रखना है। शिशु में दम घुटने की स्थिति में पहले क्या किया जाना चाहिए? 5 बार पीठ थपथपाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और वहीं घाव को कैसे प्राथमिक उपचार देना चाहिए? घाव को तुरंत ढक लेना नहीं, रक्तस्राव को रोकना ये हो सकता है। तो आपको सबसे पहले तो रक्तस्राव को रोकना है, घाव पर मलहम लगाना, पानी से धोना, ठीक है, रक्तस्राव को रोकना पहला काम हो सकता है। वहीं आंतरिक घाव किसे कहा जाता है? तो जो शरीर के अंदर के जो अंग होते हैं जब वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो उसे आंतरिक घाव कहते हैं। जैसे कि वह घाव जो शरीर के बाहर नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, वह घाव जो शरीर के भीतर होते हैं ये हो सकता है, ठीक है। वह घाव जो रक्तस्राव होते हैं, ठीक है, रक्तस्राव हो सकता है शरीर के अगर भीतर है तो। वह घाव जो त्वचा पर होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। कटे घाव के लिए कौन सा प्रकार का उपचार उचित है? सिलाई करना, केवल पानी से धोना, पट्टी बांधना या शरीर को ढकना? तो आपको ध्यान रखना है सिलाई करना, यानी टाँके लगाना एक तरह का, जब किसी को घाव कट जाता तब। हाँ, चिथड़े घाव किस कारण होते हैं? तो नुकीली वस्तु द्वारा हो नहीं, दुर्घटना या बम विस्फोट के द्वारा भी हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। वहीं आपको ध्यान रखना है आपको रगड़ या घाव कहाँ होते हैं? तो केवल सिर पर, त्वचा के ऊपरी भाग में हो सकते हैं। जब किसी घाव के दौरान रक्तस्राव कम होता है तो इसे किस प्रकार के घाव में रखा जाता है? कुचले घाव, कटे घाव, रगड़ घाव या गोली के घाव? तो गोली के घाव यानी कुचले घाव के अंतर्गत रखा जाता है जब रक्तस्राव कम हो जाए। और वहीं गोली के घाव का मुख्य लक्षण क्या होता है? तो गोली के घाव का मुख्य लक्षण आपको ध्यान रखना है, तो जो भी गोली का घाव होता है उसका मुख्य लक्षण आपको ध्यान रखना है हल्का दर्द, रक्तस्राव और चिथड़े घाव। और शारीरिक दर्द के बिना तो त्वचा का काला पड़ना नहीं, रक्तस्राव और चिथड़े घाव, ये आपको ध्यान रखना है। घाव का इलाज करते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो घाव का इलाज करते समय सबसे पहले आपको ध्यान रखना है घाव को साफ करना है, रक्तस्राव को रोकना है, घाव पर पट्टी बांधना है, हाइपोवोलेमिक शॉक की जांच करना सबसे पहले, ठीक है, रक्तस्राव को रोकना पहली प्राथमिकता होती है। आंतरिक घाव में रक्त बहने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तुरंत अस्पताल ले जाएं, बिल्कुल ठीक है, अस्पताल ले जाना एकमात्र उपचार रहता है। घाव भरने के प्रारंभिक चरण को क्या कहा जाता है? घाव भरने के प्रारंभिक चरण को सूजन का चरण नहीं, हेमोस्टेसिस कहा जाता है। हेमोस्टेसिस घाव के मतलब जो प्राथमिक चरण होता है जिसमें घाव भरता है, हेमोस्टेसिस। और सूजन के चरण में क्या होता है? घाव के भरने के लिए नए ऊतक बनते हैं, क्षेत्र की सफाई और उपचार शुरू होता है। और वहीं आपको रक्तस्राव को नियंत्रित किया जाता है, घाव पूरी तरह से ठीक हो जाता नहीं। घाव के भरने के लिए नए आपको ध्यान रखना है क्षेत्र की सफाई और उपचार शुरू होता है जब सूजन के चरण में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है सूजन आ जाती है तब। और प्रोलिफेरेटिव चरण में क्या होता है? प्रोलिफेरेटिव चरण में आपको ध्यान रखना है घाव को बंद करने और नए ऊतक बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है प्रोलिफेरेटिव चरण में। और घाव का रीमॉडलिंग चरण क्या होता है? घाव का रीमॉडलिंग चरण आप कब करते हैं? जब आपको देखा घाव ठीक होने के बाद रीमॉडलिंग चरण प्रारंभ होता है। घाव बढ़ने के दौरान कोलेजन निर्माण क्या करता है? ये रक्त वाहिका का नई त्वचा की शक्ति का निर्माण कर सकता है, ठीक है। घाव में संक्रमण में बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो आपको ध्यान रखना है घाव को सिलना, कीटाणु रहित करना। तो कीटाणु रहित करना संक्रमण से बचाने का एकमात्र उपाय हो सकता है। घाव बढ़ने के दौरान रक्तस्राव को रोकने के लिए क्या किया जाए? तो आपको ध्यान रखना है घाव को सिलना बिल्कुल भी नहीं, और पट्टी बांधना और रक्त की आपूर्ति को बढ़ाना, शारीरिक व्यायाम नहीं, पट्टी बांधना उस वक्त परम आवश्यक हो सकता है। घाव में अगर बहुत अधिक रक्तस्राव हो तो क्या करना चाहिए? तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। तो घाव को सिलना, हेमोस्टेसिस प्रक्रिया का पालन करना, पानी से धोना, शरीर को झटका देना, हेमोस्टेसिस प्रक्रिया का पालन करना, ये आपको ध्यान रखना है। हेमोस्टेसिस मतलब एक तरह का प्राथमिक उपचार प्रदान करना। और घाव में सूजन के कारण क्या होता है? रक्त का बाहर निकलना नहीं, श्वेत रक्त कोशिकाओं की वृद्धि हो जाती है, भी बिल्कुल सही हो सकता है। यदि शिशु का दम घुटता है और वह होश में है तो क्या करना चाहिए? पीठ थपथपाना चाहिए, शिशु को उलटना चाहिए, सिर पर पट्टी बांधना चाहिए, शिशु को लेटना चाहिए, ठीक है, लेटना। तो आपको ध्यान रखना है पीठ थपथपाना, ठीक है, ज़रूरी है। घाव बढ़ने के दौरान किस चरण में घाव का आकार कम होता है?
हेमेस्टेसिस सूजन का चरण, प्रोलिफेरेटिव चरण, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोलिफेरेटिव चरण में अब बात करते हैं हम आपके, ठीक है, जलने में। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जलना, यानी आपको ध्यान रखना है वर्ण, ठीक है। तो वर्ण के बारे में देखिएगा आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो बात करेंगे हम आपके, तो बात करते हैं वर्ण यानी जलने की। तो जलना यानी वर्ण में आपको क्या ध्यान रखना है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है जलना एक चोट है जो गर्मी या रसायन के बाहरी या आंतरिक शरीर की सतहों के संपर्क में आने से होता है, जिसके कारण शरीर के ऊतकों को नुकसान होता है, यह आपको ध्यान रखना है। जलन के प्रकार यानी जलने के प्रकार अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ बर्न। प्रथम डिग्री के जलने के घाव आपको ध्यान रखना है। प्रथम डिग्री के जलने के सतही घाव के लक्षण क्या होते हैं, हमारी त्वचा लाल या सामान्य से अधिक गहरे रंग की हो जाती है। वहीं ध्यान रखना है आपको त्वचा में मामूली सूजन आ जाती है, जलने के स्थान पर दर्द होता है परंतु यह दर्द सहनीय होता है। जलने के घाव त्वचा की केवल ऊपरी सतह तक ही सीमित रहते हैं। द्वितीय डिग्री के जलन के घाव में आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है, द्वितीय डिग्री के जलने के लक्षण आपको ध्यान रखना है, त्वचा पर फफोले पड़ जाते हैं, त्वचा में सूजन आ जाती है, बहुत दर्द होता है। और वहीं आपको ध्यान रखना है जलने के यह घाव सामान्यतः, आपको ध्यान रखना है जलने के यह घाव सामान्यतः त्वचा की बाहरी और बीच की परत, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, दोनों में हो सकते हैं, यानी द्वितीय चरण के जो घाव होते हैं। तृतीय डिग्री के जलने के घाव में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है त्वचा काले रंग की पपड़ी की तरह हो जाती है और या उसमें सफ़ेद घाव बन जाते हैं। जलने के एक घाव आमतौर पर शुष्क होते हैं। तृतीय डिग्री के आपको ध्यान रखना है घाव त्वचा काले रंग की पपड़ी की तरह हो जाती है और या उसमें सफ़ेद ठीक है, सफ़ेद घाव बन जाते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। वहीं त्वचा के गहरे और थर्ड डिग्री के जलने के घाव में दर्द नहीं होता है, परंतु आसपास के पहले और दूसरे डिग्री के जलने के घाव में काफ़ी अधिक दर्द होता है। जलने के खतरे, डेंजर ऑफ बर्न्स, संक्रमण यानी इन्फेक्शन रोकने के लिए सिल्वर सल्फाडाइजीन क्रीम का यूज कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना सल्फाडाइजीन क्रीम का उपयोग कर सकते हैं, सिल्वर सल्फाडाइजीन क्रीम का उपयोग कर सकते हैं इन्फेक्शन को रोकने के लिए। और रक्त की कम मात्रा जैसे खतरे हो सकते हैं, शरीर का तापमान कम हो सकता है, श्वास लेने में दिक्कत और दर्द हो सकता है, दिव्यांगता भी हो सकती है। जलने का प्राथमिक उपचार अगर क्या करना चाहिए, तो यह सुनिश्चित करें कि हालात आपके लिए और यदि संभव हुआ तो पीड़ित के लिए सुरक्षित हैं या नहीं। यदि आप अकेले हैं तो सहायता के लिए पुकारें। यह सुनिश्चित कर लें कि जिस स्थान पर आग लगी है वहाँ अंदर जाने से पहले आपने सहायता प्राप्त करने की व्यवस्था पहले ही कर ली है या नहीं। अपने चेहरे पर एक गीला कपड़ा रुमाल लपेट लें और चूँकि स्वच्छ वायु नीचे की तरफ होती है, इसलिए पीड़ित व्यक्ति तक फर्श पर रेंगते हुए पहुँचें और आपको ध्यान रखना है उसे बाहर निकाल कर लाएं। यदि किसी कमरे में आग लगी हो तो उसके अन्य दरवाजे एवं खिड़कियां ना खोलें, हवा अंदर आने से आग और तेज़ी से जलने लगेगी। यदि किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग गई है तो पीड़ित को इधर उधर भागने से रोकें, आग को पानी से बुझाएं। पीड़ित की ओर जाते समय अपने हाथ में कोई दरी, भारी कंबल, कोट या कोई और सूती कपड़ा लेकर आगे जाएं और वह कपड़ा पीड़ित को उड़ा दें जिससे कि आग की लपेटें बुझ जाएं। उस व्यक्ति को ढकने के बाद फर्श पर लुढ़काएं जिससे उसको लगी हुई आग बुझ जाएगी। जले घाव को साफ सूती कपड़े से ढकें। यदि छाले पड़ गए हों तो उन्हें फोड़ें नहीं। दौरा यानी फिट्स यानी आपको कन्वल्सन सीजर्स यानी दौरा, आपको ध्यान रखना जब व्यक्ति का शरीर अनियंत्रित रूप से हिलता है तो उसे दौरा बढ़ गया कहा जाता है। जिस व्यक्ति को दौरे पड़ते हैं उसका अपने मल मूत्र पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। कारण ये दौरे बुखार आने, कुछ अन्य रोगों जैसे मलेरिया, विषाक्तता जैसे अल्कोहल, ड्रग या चोट लगने जैसे मस्तिष्क में चोट के कारण पड़ सकते हैं। मिर्गी एक तरह से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम
में विकार आने से होती है, जिसमें मस्तिष्क के स्नायु कोशिकाओं यानी न्यूरॉन के कार्यों में खराबी आ जाती है, जिसमें व्यक्ति असामान्य व्यवहार करता है और कभी कभी बेहोश हो जाता है। मृगी का छोटा दौरा पड़ने पर पीड़ित व्यक्ति के शरीर का रंग पीला पड़ जाता है, उसकी आंखें स्थिर हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि वह घूर रहा हो, और रोगी कुछ पल के लिए बेहोश भी हो जाता है। शीघ्र ही वह ठीक हो जाता है और ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। मृगी का बड़ा दौरा, जिसे ग्रांड माल सीजर कहा जाता है, काफ़ी गंभीर दौरा होता है। मृगी का दौरा पड़ने के बाद सिर दर्द होता है, बेचैनी महसूस होती है और उदासी आ जाती है। पीड़ित व्यक्ति को प्रायः यह पहले से ही महसूस हो जाता है कि उसमें मृगी का दौरा पड़ने वाला है। 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अक्सर ये दौरे संक्रामक रोगों के कारण शरीर का तापमान बढ़ने या कम के कारण पड़ते हैं। दौरे के लक्षण आपको ध्यान रखना: अचानक अनियंत्रित कंपन होना और या फिर ज़मीन या फर्श पर गिर पड़ना, बेहोश होना, मुंह में झाग आना, सांस अनियमित हो जाना, मुंह से लार टपकने लगना, मूत्राशय पर नियंत्रित ना रहना, पीड़ित व्यक्ति अपनी जीभ या गाल काटता है, अथवा हो सकता है कि दौरा पड़ने से पहले पीड़ित व्यक्ति किसी वस्तु को सूंघने, महसूस करने, चखने, सुनने या देखने की क्षमता में परिवर्तन आ जाए। यदि दौरा तेज बुखार के कारण पड़ता है तो उसकी त्वचा गर्म और लाल हो जाती है। दौरे के समय आपको क्या करना चाहिए? तो यह सुनिश्चित करें कि आपको पीड़ित को या नज़दीकी खड़े किसी व्यक्ति को कोई खतरा तो नहीं है। उसके शरीर से वह सब वस्तुएं उतार दें जिससे उसे चोट लग सकती है। पीड़ित व्यक्ति को नीचे की ओर न दबाएं। पीड़ित को रोकने की कोशिश ना करें। यदि पीड़ित फर्श पर लेटा हो तो उसके सिर के नीचे कोई मुलायम चीज़, तकिया, कपड़ा रखें। पीड़ित व्यक्ति की गर्दन के चारों ओर तंग कपड़े, कॉलर, टाई ढीले कर दें जिससे पीड़ित को सांस लेने में आसानी हो। पीड़ित को अपनी जीभ काटने से रोकने के लिए उसके मुंह में कुछ भी ना रखें। वहीं दौरे पड़ने के समय व्यक्ति अपनी जीभ स्वयं नहीं निगल सकता है। हो सकता है कि पीड़ित व्यक्ति अपनी जीभ काट ले, परंतु उसकी जीभ कुछ ही दिनों में फिर ठीक हो जाती है। पीड़ित व्यक्ति के मुंह में अपनी उंगली न डालें। दौरे से पीड़ित व्यक्ति के मुंह के अंदर कोई चीज़ रखना या अपनी उंगली डालना पीड़ित और आप दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। तेज बुखार से पीड़ित बच्चे में तो उसके ऊपर ढके हुए कंबल या कपड़े हटा दें और यह सुनिश्चित करें कि उस स्थान पर ताज़ी हवा आ जा रही है। यह भी ध्यान रखें कि बच्चे का शरीर अधिक ठंडा ना हो जाए। दौरा बंद होने पर व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ की स्थिति में लेटाएं। लेफ्ट लेटनर, और आपको ध्यान रखना, इससे उसकी श्वास नली खुली रहेगी और उल्टी फेफड़ों में नहीं जा पाएगी। पीड़ित के साथ तब तक रुके रहें जब तक वह ठीक नहीं हो जाता। पीड़ित व्यक्ति, उसके माता पिता और पास खड़े दर्शकों को आश्वस्त करें कि वह ठीक हो जाएगा। जिस व्यक्ति या बच्चे को दौरा पड़ा है उसे खाने या पीने के लिए कुछ भी ना दें। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो इसमें देखिएगा आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना, प्रथम डिग्री के जलन के क्या लक्षण होते हैं? त्वचा काली हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं, ये 3rd डिग्री में होता है। त्वचा में सूजन और दर्द होता है। त्वचा शरीर में बुखार होता है, शरीर पर फफोले पड़ते हैं, 2nd डिग्री के होता है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। त्वचा में सूजन और दर्द होता है। द्वितीय डिग्री के जलन के घाव किसे कहते हैं? केवल त्वचा की ऊपरी परत में घाव, त्वचा की बाहरी और मध्य परत में घाव, त्वचा के अंदरूनी परत में घाव, शारीरिक अंगों का विखंडन, त्वचा की बाहरी और मध्य परत में घाव। तृतीय डिग्री जलन में किस प्रकार का घाव होता है? त्वचा में लालपन और सूजन नहीं, ये तो द्वितीय डिग्री में होता है। त्वचा में काले घाव और पपड़ी बनना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जलने के बाद संक्रमण को रोकने के लिए क्या लगाया जाएगा? सल्फर डाइजीन क्रीम, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं यदि किसी व्यक्ति के कपड़े में आग लग गई हो तो क्या करना चाहिए? व्यक्ति को जलने के लिए नहीं, व्यक्ति को पानी में नहीं, व्यक्ति को कंबल से ढककर आग बुझाएं, बिल्कुल ठीक हो सकता है। जलन के दौरान व्यक्ति को कौन से वस्तु से ढकना चाहिए? गीले कपड़े बिल्कुल नहीं, सूती कपड़े से ढक सकते हैं। यदि जलन के स्थान पर छल्ले पड़ गए हों तो क्या करना चाहिए?
छाले को साफ़ करना चाहिए, छाले को छेड़ना नहीं चाहिए, छाले पर आइस पैक सी हो सकता है, छाले को छेड़ना नहीं चाहिए। तृतीय डिग्री जलन में दर्द कैसे होता है? तो आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है, दर्द असहनीय कह सकते हैं आप, यानी अत्यधिक दर्द होता है। और द्वितीय डिग्री के जलन में क्या लक्षण दिखाई देते हैं? फफोले पड़ना, बिल्कुल, और गहरे, ठीक है, फफोले पड़ना इसका लक्षण होता है। वहीं आपको ध्यान रखना है, तृतीय डिग्री के जलन में दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि जलन शरीर के अंदरूनी अंगों में होती है, क्योंकि जलन त्वचा पूरी तरह से जल चुकी होती है, क्योंकि जलन बहुत हल्की होती है, क्योंकि रक्त प्रवाह का बंद हो जाना, ठीक है, तो क्योंकि त्वचा पूरी तरह से जल चुकी होती है, इसीलिए कोई भी दर्द महसूस नहीं होता। बात करें दौरे की, दौरे के दौरान व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए? व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश करें, बिल्कुल भी नहीं, और मुंह में कोई वस्तु रखें, बिल्कुल भी नहीं, सिर के नीचे मुलायम चीज़ें रखें, बिल्कुल ठीक। तो मुंह में कोई वस्तु रखें, ठीक है, तो क्या नहीं करना चाहिए कहा है? तो सिर के नीचे मुलायम रखें, व्यक्ति को शांति से लेटने दें, और मुंह में, ठीक है, कोई वस्तु रखें, व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश करें, तो ये तो हो सकता है, बी बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा गया है दौरे के दौरान व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए, किस कारण के दौरे हो सकते हैं? तो आपको ध्यान रखना, बुखार के कारण, मलेरिया के कारण, मस्तिष्क में चोट के कारण, यानी उपरोक्त सभी के कारण दौरे हो सकते हैं। मृगी के दौरे का एक प्रकार क्या कहलाता है? तो मृगी के दौरे का एक प्रकार हाइपोक्लेमिक शॉक नहीं, न्यूरो, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ग्रांड माल सीजर कहलाता है मृगी के एक दौरे का प्रकार, मतलब जो बहुत भयंकर रूप का होता है। बात करते हैं दौरे के दौरान व्यक्ति के मुंह में क्या आता है? लार आती है, यानी बोल सकते हैं, ठीक है, आपके झाग आती है, यानी झाग कह सकते हैं। दौरे के दौरान व्यक्ति की शारीरिक स्थिति कैसी होती है? स्थिर, बेजान, अनियंत्रित कंपन। और अभी आपको ध्यान रखना है, इसी के साथ साथ 16, अगर व्यक्ति को दौरा पड़ने से पहले कोई चेतावनी संकेत मिलते हैं तो क्या कहा जाता है? किसी व्यक्ति को, ठीक है, क्या कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, अगर किसी व्यक्ति को दौरा पड़ने से पहले कोई चेतावनी संकेत मिलते हैं तो क्या कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, उसे प्रोड्रोमल साइन कहा जाता है। दौरे के दौरान व्यक्ति की रचना का रंग कैसा हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो उसके, ठीक है, शरीर का जो रंग होता है वो आपका पीला, वो उसका पीला हो सकता है। दौरे के दौरान व्यक्ति को किस स्थिति में लेटाना चाहिए? सीधे लेटाना, बाईं ओर लेटाना, ठीक है, बाईं ओर लेटाना हो सकता है। वहीं आपको ध्यान रखना है, दौरे के दौरान व्यक्ति की जीभ को क्या करना चाहिए? तो मुंह में कुछ डालना बिल्कुल भी नहीं, जीभ काटने से रोकना, जीभ निगलने का प्रयास करना, जीभ को बाहर निकालना, जीभ काटने से रोकना आपका प्रयास होना चाहिए। तेज़ बुखार से दौरा पड़ने पर बच्चे को क्या करना चाहिए? बच्चे को गर्म कपड़े नहीं, बच्चे को ठंडा पानी पिलाना बिल्कुल नहीं, बच्चे के कपड़े हटाकर ताज़े हवा में रखना चाहिए, बिल्कुल सही। दौरे के बाद व्यक्ति को क्या नहीं देना चाहिए? तो खाने पीने के लिए आराम, पानी, दवाई, खाना पीने के लिए नहीं देना चाहिए। वहीं दौरे के बाद व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जागते रहना, तुरंत उठकर चलना, शांति से लेटना, दौरे के बारे में बात करना, शांति से लेटना। कौन सा दौरा मृगी का बड़ा दौरा होता है? तो ग्रांड माल सीजर, यह आपको ध्यान रखना है। 4 साल से कम उम्र के बच्चों में दौरे आमतौर पर किस कारण से होते हैं? तो बुखार के कारण होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। दौरे के समय व्यक्ति के मुँह में क्या डालने से बचना चाहिए? ठीक है, आपको ध्यान रखना, कोई भी वस्तु उसके मुंह में डालने से बचना चाहिए।